14 में आजादी मिली है बहुत लोगों को। तो जो बेच रहे हो वो 75 साल ही में बना था ना, वो तो आपने नहीं बनाए थे ना, वो बेच क्यों रहा है? किससे सवाल पूछा जाएगा? एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर मैं सवाल खड़े कर सकता हूं। यह सवाल तो पार्टी चलाने वाले लोगों का है ना कि संसद के अंदर और बाहर इसमें सवाल उठाए। कौन उठाएगा सवाल? भाई इंडिपेंडेंट रिसर्चर तो कॉलम लिखेगा, आर्टिकल लिखेगा। तो आप पार्टी बनाए हो, चाहे कोई पार्टी रहे, ABCD, सवर्ण अवर्ण कवर्ण, कोई भी पार्टी रहे, डेमोक्रेसी में पार्टीज होती हैं। तो आपका सवाल है कि आप इसको क्यों नहीं पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो? यह सवाल तो नहीं पूछेंगे। तो पूछेंगे तो दर्द क्यों हो रहा है? इस संसद करना मेरा काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ, आप कॉल दीजिएगा तो उसमें शामिल हो जाऊंगा। सारे हमारे युवा 50 नौकरी है, पूरा भारत का युवा घुसा हुआ है कि हम उसी में करेंगे 35 साल तक, 5 साल और एक्स्ट्रा देता है कि तबीयत से बेटा जब तक बर्बाद नहीं हो जाना तब तक फॉर्म भरते रहना। क्या ठीक करो कि बर्बाद जब तक ना हो जाना बेटा, बाप के ढाबा में खाना और उसमें फॉर्म भरते रहना 40 साल तक। हम लोग का मिशन जो है, बहुत ही अदब के साथ कह रहा हूं, बेचारा एनर्जी जब कम हो जाता है तब मिशन चलाने आता है, नौकरी रिटायरमेंट के बाद आता है। अरे हमें नौजवान लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो कम से कम पहला 20 साल लगाए रिसर्च करने में, समझने में। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, राजनीति तो रोज होता है। और मेरा बस चले, ऑल्दो कि आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं पॉलिटिकल, मेरी समझ है। अगर मैं होता तो मैं कहता अभी राजनीति, चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रेशर ग्रुप बनाओ, प्रेशर ग्रुप बनाइए। बहुत सारे ग्रुप हैं जो देखिए अदृश्य तरीके से शासन कर रहा है इस देश में, नहीं है ना? प्रेशर ग्रुप बनाओ और बोलो कि पहले मैनिफेस्टो लाओ इधर। जो पार्टी जो है हमारे दलित समाज के भागीदारी पे, हिस्सेदारी पे अपने मैनिफेस्टो में डालेगा, वचन देगा, उसी को हम वोट देंगे। ये तो कह सकते हैं। नहीं, सबको चुनाव लड़ना है, लड़ते रहो। हम कह रहे हैं कि भाई अपने हिस्सेदारी की बात करो। एक काम करो भाई, पहले जितना बुद्धिस्ट सेंटर है, मठ है, जितना कब्जा किया हम नाम बताते हैं, लिस्ट है हमारे पास, जाके पहले उसी को खाली करवा लो, बाद में ब्राह्मण को विदेश भेजना। हिम्मत है तो एक गांव से एक आदमी को निकाल के दिखाओ। अरे एक बार इशू सेटल हो गया, डॉक्टर अंबेडकर से बड़े विद्वान हम और आप नहीं ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन राइट जो है वो डिफाइन हो गया, तो आपकी एनर्जी अमूर्त दिशा में जाना है, पूरब जा रहे हैं पश्चिम। तो जो आप चंदा दे रहे हैं तो उससे पूछिए ना भाई किस लिए चंदा दे रहे हो? ब्राह्मण को विदेश भेजने के लिए कि बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए? ये पूछ लो पहले। गांधी और अंबेडकर में गहरे मतभेद थे, लेकिन कुछ बात के लिए जो है वो एग्रीमेंट में थे। एग्रीमेंट में ये थे, हम लोग जब छात्र थे तो उस समय सुनते थे कि संसद का घेराव हो रहा है, तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, जाओ संसद घेरो, सवाल करो, नेताओं के घर घेरो। क्यों नहीं घेर रहा भाई? ये सवाल तो पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जाते हैं तो बाबा लोग वहां जो आश्रम में जाते हैं तो उनको पांव छू के प्रणाम करते हैं। सत्ता के केंद्र एक नहीं होते, एक सांस्कृतिक वर्चस्व भी होता है, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी भी होता है। वो वर्चस्व इस तरह से काम करता है कि आपके दिमाग को कब्जा कर लेता है। और जब दिमाग को कब्जा कर लेगा तो आप भक्ति बनेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ना वो 25 नवंबर वाले भाषण में कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जिस ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं, पहले जाके देखिए उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल देख लीजिए। गाली देने से खाली बात नहीं बनेगी, अभी आता हूं उसके जैसे एक है इकोनॉमिस्ट है, बताइए तो कहीं क्यों नहीं आपका समाज जो है इकोनॉमिस्ट पैदा कर देता है? क्यों नहीं नोबेल प्राइज में जा रहा है आपका समाज?
क्यों? क्योंकि वो जो चस्का लगा है ना, चस्का शासनकर्ता जमात बनने की, उस चस्का में जो ये चस्का, इसको कहता हूं नशा की तरह। 545 MP बनना है ना, 545 ही बनेगा ना, तो बाकी जो बचेगा वो क्या करेगा? उसके लिए कोई दर्शन नहीं है, सब लगा हुआ है शासनकर्ता जमात बनने। अब वोट दे के बन जाओ, बाद में पता लगा अडानी अंबानी तो सबको खरीद के जेब में रख लिया, बोले बनो शासनकर्ता। होलसेल में खरीद लेता है। पार्टी देखिए आप ही मध्य प्रदेश में चाहे कर्नाटक में देखिए कैसे एमएलए इधर से जीत के आते उधर चले जाते हैं। नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ नौकरी करना मुश्किल है, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और जो लोग जानते हैं, ये बता दूं कि उसकी कीमत हम लोग जैसे लोग चुकाते हैं, लेकिन तब भी आपके पास चंदा मांगने नहीं आते हैं। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में 2-3 केस होगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती, सब कुछ होता है, चलता रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। खाली यही ना एक बात है कि आप नजर अपनी झुका दो, बाकी सब ठीक है। हमारी नजर ही नहीं झुकेगी, चाहे हुकूमत रहे, सरकार रहे, प्रिंसिपल रहे, वाइस चांसलर रहे, जो भी रहे। आज 2022 में हर संस्थान, हर विश्वविद्यालय, हर इंस्टीट्यूशन में एक मनोवैज्ञानिक भीमा कोरे गांव जैसी स्थिति बनी हुई है। जो बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं, और देश में जो हालात हैं उसके ऊपर एज इंडिपेंडेंट रिसर्चर बोलता हूं, स्वतंत्र रिसर्चर। यह भी प्रावधान है भारत में, आप स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपनी वैचारिकी स्पष्ट करते हैं। इसी के लिए मुझे किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्टी का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं। अब ये थोड़ी है कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो एक मेरे दोस्त ने एक बड़ा बढ़िया वीडियो बनाया कि इस वीडियो का डॉक्टर रतन लाल से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे भरपेट उसमें जो है, हो सकता है कि हम रहे ना रहे, लेकिन कुछ लोग तो बना दो कम से कम, कि मरने के बाद 10 लोग रहे कि झंडा उठा के कम से कम उनको बौद्धिक चुनौती देता रहे। इसलिए हायर स्टडीज बहुत जरूरी है कि जो समृद्ध लोग हो गए हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, वो नौकरी फोकरी रिजर्वेशन का चक्कर छोड़े और जाके 10 साल 15 साल अमर्त्य सेन आपके घर में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप बनाना नहीं चाहते, आप बनाना ही नहीं चाहते। जो समाज पूरे अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा हो, नौकर बनाने की तैयारी कर रहा हो, वो राजा कैसे बनेगा? इस सभा में जितने साथी दोस्त उपस्थित हैं, आप सबको नए साल की मुबारकबाद और शौर्य दिवस की बधाई। इतिहास का छात्र हूं, इसलिए वो रेफरेंस देना पड़ता है, वो बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता। आज मैं जब सुबह आया तो मुझसे कहा गया कि कुछ अधिकारी पूछ रहे थे ज्यादा तीखा तो नहीं बोलेंगे, तो मैंने कहा कि मैं शहद लगाकर भी बोलूं तो जिनकी भावना आहत होनी है वो तो होगी ही होगी। शहद का कोटिंग भी कर दे तो जिनकी भावना आहत होनी है वो तो होगी। जो बोलता हूं तथ्यों के आधार पर बोलता हूं, और देश में जो हालात हैं उसके ऊपर एज इंडिपेंडेंट रिसर्चर बोलता हूं, स्वतंत्र रिसर्चर। यह भी प्रावधान है भारत में, आप स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं। इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपनी वैचारिकी स्पष्ट करते हैं।
इसी के लिए मुझे किसी पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी या किसी पार्टी का मेंबर होना कोई ज़रूरी नहीं। अब ये थोड़ी है कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो एक मेरे दोस्त ने एक बड़ा बढ़िया वीडियो बनाया कि इस वीडियो का डॉक्टर रतन लाल से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे भरपेट उसमें जो है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, कि मैं एमपी बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, तमाम तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी, कही हुई थी। तो मैंने कहा अभी तो मैं अपने जेब से खर्चा करके दे रहा हूं तो समाज ले नहीं रहा है, तो मुझे क्या दे देगा। अपने जेब से खर्च करके टाइम लगा के पढ़ के सुना रहा हूं तो वो भी नहीं सुन रहा है पूरा से, तो देगा क्या मुझे। क्योंकि हमारे समाज को भाषण सुनने की आदत लग गई है। मन की बात कहिए अंदर से खुश हो जाता है, काम की बात सुनने में थोड़ा सा वो एंटीडोट, मेडिकल फील्ड के वहां साहब बैठे हुए हैं, वो थोड़ा असर धीरे करता है लेकिन थोड़ा कड़वा होता है। आज भीमा कोरेगांव के क्या निहितार्थ है, उसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करूंगा और उसका आज के संदर्भ में क्या मतलब है, हमने क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा करूंगा उसी भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर। पहले बता दूं कि उस बटालियन में हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब लोग थे और महार को कहते थे परवरिश, सबसे ज्यादा उनकी संख्या थी। उसमें राजपूत भी थे, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और जो शहीद हुए थे 50 लोग में से 22 महार थे। उनकी पहचान नाम में नाक लिखे होने से हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 22 का 22 नाम यहां संदर्भ में दिया है। 16 मराठा थे, 8 राजपूत, 2 मुसलमान, 1 या 2 संभवतः यहूदी भी थे। लेकिन ज्यादातर संख्या जो है इसमें महारों की थी। 22 नाम है और 3 नाम घायल लोगों की भी है, जननाक, हिरणाक, भीमनाक, रतननाक, घन्नाक, ये घायल है। ये बाबा साहब की किताब में ही लिखा हुआ, वहीं से मैंने रेफरेंस लिया है। बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को वहां पर गए थे, सभा हुई थी, उन्होंने भाषण दिया था। और जो हाइलाइट्स है उसमें यह है कि वो बताना जरूरी है, बाकी डिटेल्स नहीं बताऊंगा। कि सिर्फ भीमा कोरेगांव नहीं हुआ था, उसके अलावा कई और युद्धों में मराठों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1892 में मराठों की भर्ती रोक दी गई थी सेना में। इसलिए बाबा साहब के भाषण को पढ़ेंगे तो बार बार वो कहते हैं कि नौजवानों को सेना में जाना चाहिए। आत्मविश्वास की बात करते हैं कि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। उन्होंने लिखा है कि शीघ्र ही कोरेगांव लड़ाई का सामरिक महत्व समझ में आ गया। यह निर्णय लिया गया कि कोरेगांव के इस बिंदु पर जहां पहले गोला दागा गया था, वहां लगभग 32 वर्ग फीट का चबूतरा बनाया जाएगा। 65 फीट ऊंचा एक स्मृति स्तंभ खड़ा किया जाएगा। और जो आप देखते हैं उसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक मेडल भी, विशेष पदक जारी किया गया। उस पदक की एक ओर लिखा था भारतीय सेना को और दूसरी ओर लिखा था किरकी व कोरेगांव। आखिर सवाल यह उठता है कि मराठा की महान अंग्रेजों की सेना में क्यों गए? ये सवाल उठता है, पहले अंग्रेजों की सेना में क्यों गए? पलासी के बैटल में पासवान, दुसाध कम्युनिटी के लोग थे अंग्रेजों की तरफ से।
डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब दिया है, वो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कहते हैं कि ये बहुत साहसी लोग थे महार, और भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद काठियावाड़ 1826, मुल्तान एवं गुजरात 1849, कंधार 1880, इन सब जगह अपनी वीरता और शौर्यता का परिचय दे रहे थे। मैंने एक लेख लिखा था 2018 में, मुझे लगता है करोड़ों लोगों ने पढ़ा होगा, भीमा कोरेगांव कब्र खोदकर बाहर आई गौरव गाथा। और उसमें इस बात की मैंने चर्चा की थी कि भारत के इतिहास लिखने वाले जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन हैं, उन्होंने पूरा बाइनरी बनाया कि ये खाली स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रहा था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए। उसमें कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव जैसे जो युद्ध हुए, जाने अनजाने दबा दिया गया कि भीमा कोरेगांव का जो पूरा मसला है वो सिर्फ सामरिक महत्व नहीं है, जैसा कि आगे मैं बोलने वाला हूं कि उसका क्या मतलब है और क्यों 2018 में महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई, अभी तो कुछ लोग बेल पे छूटे। क्यों चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव की चर्चा न हो? क्योंकि दलितों में, मैं सिर्फ दलित वर्ड अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, अस्पृश्य वर्ड डॉक्टर अंबेडकर जो राइटिंग में यूज कर रहे हैं, कि जैसे जैसे चर्चा होगी, बात आएगी, तो इनके अंदर जो आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, जगेगा। तो जगेगा तो आज 2022 में हर संस्थान, हर विश्वविद्यालय, हर इंस्टीट्यूशन में एक मनोवैज्ञानिक भीमा कोरेगांव जैसी स्थिति बनी हुई है। हर जगह जो साथी यहां नौकरी करते हैं बैठे हुए हैं, कोई, आप, मैंने कल भी पूछा उधर छत्तीसगढ़ में कि नौकरी पा लेना आसान है, लेकिन स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ नौकरी करना मुश्किल है, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और जो लोग जानते हैं, ये बता दूं कि उसकी कीमत हम लोग जैसे लोग चुकाते हैं, लेकिन तब भी आपके पास चंदा मांगने नहीं आते हैं। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में 2-3 केस होगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होती, सब कुछ होता है, चलता रहेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। खाली यही ना एक बात है कि आप नजर अपनी झुका दो, बाकी सब ठीक है। हम नजर ही नहीं झुकेगी, चाहे हुकूमत रहे, सरकार रहे, प्रिंसिपल रहे, वाइस चांसलर रहे, जो भी रहे। ऐसे प्रमोशन, ऐसे नौकरियां कैसे आई गई, चली गई, कौन इसकी परवाह करता है? आपको बता दूं, इसलिए मैंने कहा ना कि हर संस्थान, जो बोलने वाले लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, उन पर तरह तरह की बंदिशें होती हैं। अभी की बात नहीं है, 2016 में ही हम लोग जैसे लोगों पे 14 में ही महिला उत्पीड़न केस लगा देगा, कुछ लगा देगा। हम आ जाओ भाई टकरा लो, पहले तुम्ही से मुकदमा लड़ लेते हैं। आज तक रिपोर्ट नहीं आई, दोनों बार हरा दिया, रिपोर्ट नहीं मिली अभी तक। ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, ये लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ती है, उसका कॉस्ट पे करते हैं। तो सिर्फ भाषण नहीं होता है ना, उसका कॉस्ट भी पे करते हैं ना। आपके पास चंदा भी लेने नहीं आते। चलिए आगे कह रहे हैं बाबा साहब कि बंबई के सैनिक, जो बंबई महार जिसमें डोमिनेट थे, मियानी की लड़ाई 1843, अफगान युद्ध, कितनी लड़ाइयां लड़ी है जानना जरूरी है, खाली भीमा कोरेगांव नहीं। और क्यों बैन किया गया यह भी समझना जरूरी है। अदन में 1865, चीन में 60, अभिनिशिया में 1867, इन तमाम जगहों पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1895 तक चला, उसमें भी इन्होंने अपनी साहस और वीरता का परिचय दिया। और उसमें पूरी स्टोरी बता रहे हैं और रेफरेंस से बता रहे हैं कि 3 लोग मिलकर अफगानिस्तान में जब युद्ध पे गए हुए थे, तो एक अंग्रेज, एक महार और एक और सोननाक टकनाक, इलाही बख्शी और मेजर सिडनी जेम्स बॉडवी, आदेश किया कि आपको छावनी छोड़ देना है, खतरे में है। इन 3 लोगों ने
कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और लड़ा, कई लोगों को मारा, और जब असला बारूद खत्म हो गया तो उसके बीच जाकर लड़ते लड़ते शहीद हुए। मुंबई में एक जगह है, उस मार्ग पर एक शिलालेख, एक पट्टी इसका लगा हुआ है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का एक चैप्टर है, उसका नाम है अस्पृश्यों का विद्रोह। कि अस्पृश्यों के विद्रोह के क्या मायने हैं और विद्रोह कौन कौन से हुए, क्यों हुए, इन लोगों ने कैसे इतनी विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से काम किया। अभी तो संविधान लागू है, अनटचेबिलिटी खत्म कर दिया गया है, किया गया है ना, लेकिन जारी है कि नहीं? अभी भी बच्चा स्कूल में पानी पी लेता है मास्टर के मटके से तो मर जाता है, मार दिया जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है। इसके लिए आंदोलन कौन करेगा? इसके लिए बोलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज चुप है, उनकी चुप्पियां होती। आखिर सोशल एक्टिविस्ट लोग जो है वही सब ना आगे बढ़ते हैं, कौन करता है? तो इन संदर्भों को समझना बेहद जरूरी है। अब आता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण है, कनकसली जगह का नाम है, 14 मई 1938। और पहले वाला जो मैंने भाषण जिक्र किया उसमें उन्होंने बताया कि वो सब आप जानते हैं, मटका बांधना और तमाम ये सब बातें हैं। और भाषण आपको सुनाना जरूरी है क्योंकि इससे संदर्भों को समझने में सहूलियत हो। और मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद पर बौद्धिक और राजनीतिक प्रहार जितना डॉक्टर अंबेडकर ने किया उतना भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। मैं दोनों बात कह रहा हूं, बौद्धिक और पॉलिटिकल, क्योंकि जाति के प्रश्न को उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। उसके पहले सुधार की बातें हो रही थी, मेमोरेंडम दिए जा रहे थे। पहली बार हुई कि हमारी हकमारी हुई, हमें भागीदारी चाहिए राज सत्ता में, नौकरियों में, संसाधनों में। और वैसे नहीं किया, भाषण देकर नहीं किया था, पूरा फुटनोट रेफरेंस के साथ। अभी भाई रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म की बात कर रहे थे, फुटनोट रेफरेंस के साथ लिखा, संस्कृत के पूरे टेक्स्ट पढ़े और प्रिंट किया। डॉक्टर अंबेडकर अगर लिखते नहीं, इतना बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पत्रकार थे, टीचर थे। अगर उतना नहीं लिखे होते तो आप अंबेडकर को आप भूल जाते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 100 साल बाद भूल जाते और बाद में अंबेडकर को विष्णु का अवतार बना के आपको पेश कर दिया जाता। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, अपने स्ट्रगल का, अपने सोच का, अपने ज्ञान का, उसको पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। और रेफरेंस अगर लिखते भी हैं तो कम से कम बाबा साहब की राइटिंग उठा के देख लीजिए, किस तरह से फुटनोट दिया जाता है, किस तरह से रेफरेंस दिया जाता है। हवा में नहीं बात कर रहे थे, फुटनोट रेफरेंस देकर बात कर रहे थे, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। हमको लगता है हम लोग भाषण ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं, क्योंकि सबको हड़बड़ी है ना, जल्दी है, जल्दी सफलता लेनी है। भाई एकेडमिक्स रिसर्च जो फील्ड है, प्रोफेशनल्स की जो दुनिया है, वकालत है, जो पेशेवर लोग हैं, पत्रकार हैं, इनको 50 साल में स्टारडम मिलती है। 25-30 साल लगातार काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक आर्टिकल लिखने में साल भर लगते हैं, 20 पेज लिखने में। बाकी मन की बात तो जो मर्जी है लिखते रहो, जो मर्जी है कथा सुनाता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तो हमारा समाज ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया है। बाबा साहब को मानते हो तो तुम मान भी तो लो, उनकी मान भी लो। शिक्षित होने का मतलब डिग्री होना नहीं,
शिक्षित होने का, विद्वान होने का मतलब है उसको कम से कम वाणी में ही ट्रांसफर करना, उसको लिखना। अब तो प्रिंटिंग का जमाना, ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कबीर के जमाने में प्रिंट बाद में हुआ ना, लिपिबद्ध हुआ सब। तो इस काम को गंभीरता से नहीं लिया हम लोग के यहाँ। हमारा समाज जो है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करता है ना, उसको सेकंड ग्रेड करता है इधर। अब जो बहुत लंबे लंबे भाषण करेगा उसको जो है ना सर पे बैठा लेता है। जिस ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं, पहले जाके देखिए उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल देख लीजिए। गाली देने से खाली बात नहीं बनेगी। अभी आता हूं उसके जैसे एक है इकोनॉमिस्ट है, बताइए तो कहीं क्यों नहीं आपका समाज जो है इकोनॉमिस्ट पैदा कर देता है? क्यों नहीं नोबेल प्राइज में जा रहा है आपका समाज? क्यों? क्योंकि वो जो चस्का लगा है ना, चस्का शासनकर्ता जमात बनने की, उस चस्का में जो ये चस्का, इसको कहता हूं नशा की तरह। 545 एमपी बनना है ना, 545 ही बनेगा ना, तो बाकी जो बचेगा वो क्या करेगा? उसके लिए कोई दर्शन नहीं है, सब लगा हुआ है शासनकर्ता जमात बनने में। अब वोट दे के बन जाओ, बाद में पता लगा अडानी अंबानी तो सबको खरीद के जेब में रख लिया, बोले बनो शासनकर्ता। होलसेल में खरीद लेता है। पार्टी देखिए आप ही मध्य प्रदेश में चाहे कर्नाटक में देखिए कैसे एमएलए इधर से जीत के आते उधर चले जाते हैं। तो कहीं कुछ और समस्या है ना, उस पर चिंतन मनन करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर तो चुनाव कभी नहीं जीते, बताइए कहां जीते? लोकसभा चुनाव लड़े तो क्या वो नेता नहीं थे? वो स्कॉलर नहीं थे? सबको चुनाव ही लड़ना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री जाते हैं तो बाबा लोग वहां जो आश्रम में जाते हैं तो उनको पांव छू के प्रणाम करते हैं। सत्ता के केंद्र एक नहीं होते, एक सांस्कृतिक वर्चस्व भी होता है, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी भी होता है। वो वर्चस्व इस तरह से काम करता है कि आपके दिमाग को कब्जा कर लेता है। जब दिमाग को कब्जा कर लेगा तो आप भक्ति बनेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ना वो 25 नवंबर वाले भाषण में कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है ये। और ज्ञान और विज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण उठा के देखिए, सीधे देवियों और सज्जनों बात शुरू कर देते थे। उनके राइटिंग्स में है, कोई आडंबर, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी अपनी बात। तो दोस्तों, जो उन्होंने भाग लिखा और भीमा कोरेगांव का जो संदर्भ दिया है वो सुनना जरूरी है, और उसको आज के संदर्भ में उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। लिख रहे हैं कि जिस दिन से मुंबई में अंग्रेजों ने कदम रखा, उसी दिन से हमारे महार समाज को अपना नसीब चमकाने का मौका मिला। चंद्रभान प्रसाद है, एक आइडियोलॉग है, वो पहले अंग्रेजी देवी की पूजा करते थे। अंग्रेजी देवी, मुक्ति का मार्ग अंग्रेजी है। ये डॉक्टर अंबेडकर भी बोले, बाकी जनरेशन के लोग भी बोले, और चंद्रभान जी लॉर्ड मैकॉले की बर्थडे मनाते थे। एक लाइन उनका है, द ब्रिटिश केम लेट एंड वेंट अर्ली। लेट आए और जल्दी चले गए। सावित्रीबाई फुले ने भी कहा कि पहली बार शूद्र अतिशूद्र के लिए अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा पर काम हुआ। वो लीगल प्रोसीडियर लेके आए जो मॉडर्निटी के साथ डेवलप हो रहा था। उसके पहले वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पीनल कोड था, सजा होती थी। अंग्रेज पीनल कोड लेके आए कि हत्या का मामला है तो सब पर 302 ही चलेगा, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, अतिशूद्र हो। तो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत के कारण हमें अपना नसीब चमकाने का रास्ता साफ हुआ। अंग्रेज विदेश से आए, उनके पास सेना सिपाही नहीं थे, सेना खड़ी किए
बगैर सेना खड़ी किए बगैर राज्य मिलने की संभावना नहीं थी। पेशवाओं के राज्य में उच्च वर्णों को ही बड़प्पन और सुख संपत्ति मिल पा रही थी। इस कारण उच्च वर्ण के लोग सेना में नहीं जाते थे। पेशवा युग में अस्पृश्य आदि पर दलित वर्ग के साथ बेहद क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें इंसान के तौर पर जीने की इजाजत नहीं थी। पराक्रमी और वीर होने के बावजूद दलित होने के कारण पेशवा युग में उनकी कोई पूछ नहीं थी। महार, मांग और चमारों के आगे अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब परछाई से आपको छूत लग रही है, पानी नहीं पी सकता है, कोई मरा हुआ जानवर का मांस शौक से नहीं खाता, अस्पृश्यों पे तरह तरह के प्रतिबंध थे, व्यापार नहीं कर सकता, धन नहीं कमा सकता है, तो जो जिंदा रहने के लिए जो उपलब्ध होगा वही खाएगा। तो इतने प्रतिबंध थे। आगे कह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज महार, मांग, चमार आदि अस्पृश्य वर्ग के शूरवीर सैनिकों की मदद से बसा। कोरेगांव में बनी मीनार से इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है, वरना अंग्रेजों को इस देश में राज कभी नहीं मिलता। इसके परिणाम अच्छे हुए बुरे हुए आप सब जानते हैं। पेशवा युग के बारे में बताते हैं कि तब महारों को सड़कों पर खुलेआम घूमने की छूट नहीं थी। कोई महार सड़क पर थूकता है और किसी ब्राह्मण का पैर उस पर पड़ता है तो ब्राह्मण छुआछूत का शिकार होता है, उसे एक बार फिर नहाना पड़ता है। इसलिए महारों के गले में मटकी बांधा करते थे। महार की पहचान के लिए उसे अपने हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। कुत्ते बिल्लियों से भी महारों को गया गुजरा मानते थे। लेकिन अंग्रेजों की सैनिक भर्ती के कारण महारों की स्थितियां बदली। उनके साथ अपनत्व का व्यवहार किया गया। अपने साथ भी लोग इंसानियत से पेश आ सकते हैं, इसका उन्हें अनुभव हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों के कार्यकाल में 100-125 सूबेदार, उससे कई गुना अधिक जमादार, हवालदार हुए। पुराने जमाने में गांव का मराठा आदमी जिसके साये से बचा करता था, वही सेना में दाखिल होने के बाद उसे अपने ही गांव के महार सूबेदार को सलाम करना पड़ता था। अपना बड़प्पन बताने के लिए या गप हाँकने के लिए ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। 1896 में अंग्रेजों ने महार लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी। इस कारण पदोन्नति पर रोक लगी। खुद कुलमाहा पीकर जिन अंग्रेज को चावल पका कर खिलाया, मतलब मार खुद पिया, अंग्रेजों को चावल खिलाया, जिनके लिए अपना खून बहाया, उन्होंने ही हमारी उन्नति पर क्यों रोक लगा दी, यह सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें अंग्रेजों का कोई दोष नहीं, दोष है हमारा और तुम्हारा। महार अत्यंत दलित जाति है, इस जाति का कोई सम्मान नहीं। इस तरह का इंसान अगर अंग्रेज सरकार के अधिकार पद पर नियुक्त हुआ तो मराठा, क्षत्रियों आदि उच्च वर्ग के लोगों को उन्हें सलाम करना पड़ेगा। इससे अराजकता फैलेगी। इसलिए सवर्ण हिंदुओं ने अंग्रेजों से सेटिंग करके इनकी भर्ती बंद करवा दी। कुछ दिन बाद आप लोगों की भर्ती भी बंद होने वाली है। जो थोड़ा सा 70-75 साल में थोड़ा पैसा आ गया है, एक मिडिल क्लास बन गया है ना, थोड़ा गाल भी फूल गया है, थोड़ा लाली भी बढ़ गई है, कुछ दिनों बाद वही, इसीलिए मैंने ये पढ़ के सुनाया, सेटिंग हो गया है कि नौकरी में नहीं रखना है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? एक डंडे से सबको गाली देते रहो। जब से जात जात की पार्टी बनी है, सबको हुक्मरान बनना है, तब से रिजर्वेशन ही खत्म हो रहा है। जाके घेरो ना संसद, किसने रोका है? कानून वहां बन रहे हैं। हम लोग जब छात्र थे तो उस समय सुनते थे कि संसद का घेराव हो रहा है।
तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं भाई, जाओ और संसद घेरो, सवाल करो, नेताओं के घर घेरो। क्यों नहीं घेर रहा भाई? ये सवाल तो पूछा जाएगा। चलिए आगे लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें से और आपको बताता हूं। यूथ को एड्रेस कर रहे थे, यूथ को, युवाओं को। आज यहां पर आए सभी युवा इस बात की प्रतिज्ञा करें कि अब के बाद हम मरे हुए जानवरों को नहीं छुएंगे और न ही जूठन खाएंगे। औरतों और युवाओं को प्रण करना होगा कि भले ही जान चली जाए लेकिन इन बातों पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। उच्च वर्ग से याचना करने की दीनता हमें बंद करनी होगी। आगे कानून से मिले अधिकारों पर अमल करना चाहिए, भले उसके लिए हमें प्राणों की बाजी क्यों न लगाना पड़े। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें पहली बार अनुसूचित जाति के अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया था। उसकी बात कह रहे हैं कि जान की बाजी लगाओ। ठीक, आज महारों की बस्ती में 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख। अधिकार पाने के लिए उनमें से 1-8 लाख लोग मर भी जाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे भी तो क्या होगा? बूढ़ों से ज्यादा मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने न्यायपूर्ण अधिकार पाने के लिए आपको मौत को अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। आज आप इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। अधिकार जा रहे हैं, चले गए ना। डॉक्टर अंबेडकर जितना लड़के, अरे उसी 75 साल में जिनकी भी सरकारें रही हो तो पेट्रोल पंप मिले हैं आपको, गैस एजेंसी मिली है। कहां गए आप मिस्टर राम सुनील साहब अध्यक्ष जी? पेट्रोल पंप मिला है ना जी? अरे उसी पेट्रोल पंप मिला है ना, गैस एजेंसी। तो उसी जैसा भी खराब था अच्छा था, उसी में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलता था। अगर हमला हुआ दलितों पे, नेता लोग जाते भी थे सहानुभूति के लिए, हमसे नाराज ना हो जाए। जाते थे कि नहीं जाते? और आज जात जात की पार्टी बन गई है, आपका कोई वोट मांगने वाला नहीं है। मांगता है कोई वोट जाके? इतनी घटनाएं होती, कोई नेता जाता है? नहीं जाता है। बोलता है ठीक है, इसको हुक्मरान बनने दो। अभी हुक्मरान बनने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल क्लास का होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, तमाम तरह के लोग, सीए तो है ही नहीं। तो पता नहीं लोग इधर उधर छुपा के रखता है, तो मूली चोरी के आरोप में जेल चला जाता है। नहीं जाता है, मूली चोरी के आरोप में जेल भेज देता है। तो हुक्मरान बनने के लिए सब बनाना पड़ता है भाई। मिलिट्री एक्सपर्ट अगर चाइना पे बात करना हो कि चाइना में क्या चल रहा है, भारत के साथ क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तो अखबार में पढ़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन है उतना ही जानते हैं। एक भी एक्सपर्ट नहीं है कि जिसको बोले। लिबरलाइजेशन का जो आर्थिक नीति चल रही है, इसका 40 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा, हवाई बात, आंकड़ा नहीं है, इस पर रिसर्च नहीं हो रहा है। एक बड़ा मिडिल क्लास बना है, आप ही लोग, ये नौकरी पेशा से ही बना है, उसी आरक्षण से बना है। तो वही जैसे सेना में भर्ती बंद हुआ था, अब आप ही का वोट लेके बोले आओ प्यार से डेमोक्रेसी, आप ही का वोट लेके नौकरी में भर्ती बंद करने वाला है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ गया तो उसमें आपको एग्जीक्यूटिव के रोल में भर्ती नहीं मिलेगी, सफाई कर्मचारी चौकीदार ही बनाएगा। तो आप समझ रहे हो कि आप 4 मकान बना लिए हो, तो लाल किला बनाने वाला का अभी कहां पे वंशज है जाके पता कर लो, कलकत्ता में मिल जाएगा। अब पूंजीवाद आ चुका है भाई। जो वेलफेयर स्टेट का नोशन था, जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर में बहुत गहरे मतभेद थे। गांधी और अंबेडकर में गहरे मतभेद थे, लेकिन कुछ बात के लिए जो है वो एग्रीमेंट में थे। एग्रीमेंट में ये थे कि भारत को एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना है। इसमें तो एग्रीमेंट में थे ना कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होना चाहिए,
एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। ये तो एक आइडिया, एक कॉमनलिटी था, एक कॉमन बात थी। और आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उससे अंबेडकर साहब का क्या रिश्ता है, जरा मुझे बताइए। जिनके खिलाफ, जिस संस्कृति के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे, जिस संस्कृति के खिलाफ, मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, वो संस्कृति जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग थे, जो अंबेडकर के पुतले जलाने वाले लोग थे, जो मनुस्मृति का संविधान लगवाना चाहते थे, वैसी संस्कृति को मानने वाले लोग हुकूमत में हैं। राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर की लाइन है, शिक्षित वही है जो शत्रु को पहचानता है। तो अभी सत्ता में कौन है उसी से ना सवाल जवाब करेंगे, किससे करेंगे? हुकूमत जो चला रहा है उससे सवाल करेंगे। क्यों ऐसा है कि बगैर पार्लियामेंट में डिस्कशन के सारे चीज बेच रहे हो? कह रहे हो कि 70 साल में क्या हुआ? बहुत लोगों को तो 2014 में आजादी मिली, 14 में आजादी मिली है बहुत लोगों को। तो जो बेच रहे हो वो 75 साल ही में बना था ना, वो तो आपने नहीं बनाए थे ना। वो बेच क्यों रहा है? किससे सवाल पूछा जाएगा? एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर मैं सवाल खड़े कर सकता हूं। यह सवाल तो पार्टी चलाने वाले लोगों का है ना कि संसद के अंदर और बाहर इस पर सवाल उठाए। कौन उठाएगा सवाल? भाई इंडिपेंडेंट रिसर्चर तो कॉलम लिखेगा, आर्टिकल लिखेगा। तो आप पार्टी बनाए हो, चाहे कोई पार्टी रहे, ABCD, सवर्ण अवर्ण कवर्ण, कोई भी पार्टी रहे, डेमोक्रेसी में पार्टीज होती हैं। तो आपका सवाल है कि आप इसको क्यों नहीं पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो? ये सवाल तो नहीं पूछेंगे। तो पूछेंगे तो दर्द क्यों हो रहा है? इस संसद करना मेरा काम है, मेरा काम नहीं है। हाँ, आप कॉल दीजिएगा तो उसमें शामिल हो जाऊंगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, इसीलिए पार्टियां बनती हैं। पार्टी सिर्फ चुनाव लड़के MLA MP बनने के लिए नहीं बनती है। बहुत बढ़िया लाइन सब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि हमारे लोग राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना समझते हैं। राजनीति के व्यापक मायने होते हैं, चुनाव एक छोटा सा अंश है। और लिखते हैं कि अगर राजनीति को ही काम, चुनाव को ही काम मान लिया जाए, तो हैदराबाद विधानसभा का एग्जाम्पल कोट करते हैं और संसद का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि चुनाव लड़ना ही मुख्य काम है, तो जितने लोग विधानसभाओं में और संसद में गए उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया, कुछ बोला ही नहीं। तो सवाल ये उठाना लाजमी है कि जिस तरीके से महारों की भर्ती बंद कर दी गई थी और इसी देशी यहां के लोगों ने, सवर्णों ने कॉन्स्पिरेसी करके कि लड़ाका कौम है, योद्धा कौम है, भर्ती करेगा, पैसे भी आएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, तमाम होगा। उसी तरीके से डेमोक्रेसी आप ही के वोट का, लोगों के वोट का इस्तेमाल करके पब्लिक इंस्टीट्यूशन बेचकर आपके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अगर मेरी बात तीखी लग रही है तो कोई बात नहीं, बात तो यही है मिला जुला के। नहीं तो मोदी जी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दो। आप तो बाबा साहब के वजह से बने हो ना प्रधानमंत्री, लागू करिए। किसने रोका है? क्या इस मुद्दे पे बहस नहीं होनी चाहिए? भारत में डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, पूरी जिंदगी आत्मसम्मान, स्वाभिमान और भागीदारी, हिस्सेदारी की बात, यही क्रक्स ऑफ द मैटर मैंने समझा, यही क्रक्स ऑफ द मैटर समझा है। क्यों भागीदारी की बात करते रहे? एक जगह लिखते हैं कि इस देश में रहने का मेरा मन नहीं है, लेकिन मेरे लोगों की हालत बहुत चिंताजनक है, इसलिए मैंने बाहर जाना पसंद नहीं किया। इतने सारे लोग, अब तो बहुत सारे कलेक्टर, SP, मंत्री, MLA, MP सब कुछ हो गए हैं, इतने सारे पार्टीज हो गई हैं। बाबा साहब ने क्या किया, कैसे? देखिए, यहां से आप देखेंगे भीमा कोरेगांव का, तो मैं एक सवाल छोड़ता हूं आपको कि अगर भीमा कोरेगांव युद्ध ना हुआ होता तो क्या फूले और सावित्री बाई फूले, महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले अपना सुधार कार्यक्रम और चला रहे होते, स्कूल खोल रहे होते,
जहां पे चलने की आजादी नहीं थी, पानी पीने की आजादी नहीं थी, वहां पर आप शिक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट करते हैं। नहीं होते 100 साल अगर और पेशवा रह गया रहता तो अंबेडकर भी होते कि नहीं, मुझे डाउट है। और वो नहीं होते तो फिर आगे के जो आंदोलन चले, जो आपके संविधान, एक ही आदमी तो लड़ा तबीयत से, जो आप सब नीले पीले बने हुए हो, ये भी नहीं होते। तो इस युद्ध का खाली लड़ाई हुआ, शूरवीर थे, वो मतलब नहीं, इसके बहुत ही दूरगामी इंपैक्ट हुए। नहीं तो जिस तरह का चित्रण उन्होंने किया है कि पेशवा शासन में क्या हो रहा था, तो पेशवा क्या वहां बैठ के पूना में बैठा हुआ था, बैठ के कहता कि आइए फुले साहब प्रचार कीजिए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाइए, कि उनको फांसी पे लटका देता है। तो उसके बहुत ही लंबे, उसके बड़े इंपैक्ट है। इसको इस संदर्भों में समझना चाहिए कि हम जो हैं, ये वजूद है, इसकी जेनेसिस भी अगर परोक्ष रूप से देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो जाके उसकी जड़ें वहां भी मिलेंगी। संभावनाओं पे बात होती है, लेकिन इतिहास सापेक्ष होता है। संदर्भों में इतिहास को देखा और पढ़ा जाना चाहिए। उस स्ट्रगल के बाद देखिए, उसके बाद फूले आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। अगर बड़ौदा महाराज उनको फंड नहीं किया होता, कोलंबिया नहीं गए होते, तो जो एनलाइटेंड बने, वो प्रबुद्ध बने, बन पाते। यहां के शिक्षा में शेरनी का दूध है? नहीं है, नहीं बन पाते ना। अंग्रेजी इसलिए जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ना। हमारे जितने ब्राइट स्टूडेंट आते हैं उनको कहता हूं, मेरा बेटा भी हिस्ट्री पढ़ता है, कि सबसे पहला काम करना है कि तुम लोग को नौकरी नहीं करना है। सारे हमारे युवा 50 नौकरी है, पूरा भारत का युवा घुसा हुआ है कि हम उसी में करेंगे 35 साल तक, 5 साल और एक्स्ट्रा देता है कि तबीयत से बेटा जब तक बर्बाद नहीं हो जाना तब तक फॉर्म भरते रहना। क्या ठीक है कि बर्बाद जब तक ना हो जाना बेटा, बाप के ढाबा में खाना और उसमें फॉर्म भरते रहना 40 साल तक। अरे मैनेजमेंट करके आओ, जाओ जरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ो, जरा हार्वर्ड पढ़ के आओ। 10-20 हजार करोड़ का आप कैपिटलिज्म आ गया है, तो कैपिटलिस्ट बनो ना, बाद में लड़ेंगे सोशलिस्ट स्टेट कब आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। लेकिन जिस सिस्टम है उस सिस्टम में हिस्सेदारी तो लो, दावा तो ठोको। आप लोगों ने दावा ठोका, आपका नेता सब कोई दावा ठोक रहा है कि हमको हिस्सेदारी चाहिए इसमें, तो कहां से हुक्मरान बनेंगे? सारा वही बाबू। हमारे जो मिशन जो है, हम लोग का मिशन जो है, बहुत ही अदब के साथ कर रहा हूं, बेचारा एनर्जी जब कम हो जाता है तब मिशन चलाने आता है, और नौकरी रिटायरमेंट के बाद आता है। अरे हमें नौजवान लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, जो कम से कम पहला 20 साल लगाए रिसर्च करने में, समझने में। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, राजनीति तो रोज होता है, और मेरा बस चले। ऑल दो कि आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं पॉलिटिकल, मेरी समझ है। अगर मैं होता तो मैं कहता अभी राजनीति, चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रेशर ग्रुप बनाओ, प्रेशर ग्रुप बनाइए। बहुत सारे ग्रुप हैं जो देखिए अदृश्य तरीके से शासन कर रहा है इस देश में, नहीं है ना? प्रेशर ग्रुप बनाओ और बोलो कि पहले मैनिफेस्टो लाओ इधर। जो पार्टी जो है हमारे दलित समाज के भागीदारी पे, हिस्सेदारी पे अपने मैनिफेस्टो में डालेगा, वचन देगा, उसी को हम वोट देंगे। ये तो कह सकते हैं। नहीं, सबको चुनाव लड़ना है, लड़ते रहो। क्या अमेरिका में ब्लैक्स ने अपनी पार्टी बनाई? सोचिए, ब्लैक मूवमेंट यहां से भी ज्यादा बहुत खतरनाक था वहां, और 60-70 के दशक तक चलता रहा डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैक्स ने हिस्सेदारी की, दावेदारी की संसाधनों पर। तो आज देखिए हॉलीवुड में भी टॉप एक्टर्स हैं, ऑस्कर अवार्ड भी ले रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। स्पोर्ट्स में देखिए पूरा छाया रहता है। तो इतिहास से इसे सीख नहीं लेंगे। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा मर्सिडीज में चले, ये चाहते हैं कि बाबू बने, रोज शाम में अफसर से डांट सुन के आया, घर में बीवी से झगड़ा करे।
तो ब्राइट बच्चों को कुछ और काम में लगाइए। जो ब्राइट है, जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हटेगा तो थोड़ा नीचे वाला आएगा, तो उसको नौकरी मिलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब 4 जनरेशन से आईएएस बने जा रहे हो, आउटकम क्या है? तो वो ब्राइट स्टूडेंट सबको अच्छा काम और सीए बनवाइए ना, कि 500 करोड़ 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी हो, महंगी गाड़ी में चले। ये ख्वाब नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, जिस तरीके से गोल में सब उन्होंने क्या किया। पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में बनाया, उसके पहले इंस्टीट्यूशंस खोले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सोलापुर में हॉस्टल खोला, उसके पहले अखबार निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस भी खोला, मूक नायक, जनता, सब अखबार निकाले। क्यों? वो जानते थे कि लड़ाई बड़ी है, इसलिए हम सबको कह नहीं पाए। तो डिजिटल दुनिया में बोल रहा हूं, अभी लाइव कर रहे हो फेसबुक पे, तो भारत भर में मैसेज चला जाएगा प्रोग्राम में कि विचार लोग पढ़ेगा, चौक चौराहे में पढ़ेगा, जागरूकता। इसीलिए खोले ना कि पहले आके पॉलिटिकल पार्टी ही खोल ली, चंदा मांग मांग के स्कूल खोले। गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जमींदारों के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी वहां, और लड़ने के बाद फिर शाम में निकले, बोले चंदा लाओ। सबसे पाउंड लिए, 1340 के आसपास कुछ पाउंड लेके आए थे कि हम डिप्रेस क्लास बच्चों के लिए हमको स्कूल खोलना है। 14 साल इमारत फंड, अपने बर्थडे पे जाते थे तो चंदा लेते थे इमारत। उन्होंने लिखा है कि हमारे लोग पे इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई बैठने की जगह नहीं हमारे पास। तो उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया, इमारत फंड, और उसमें जहां जाते थे कहते थे इमारत फंड में 8 आना 1 रुपया करके उन्होंने इकट्ठा किया। 14 बरस बॉम्बे में ही वो इमारत, 2.25 लाख, 14 बरस समझ लीजिए, 2.25 लाख रुपए इकट्ठा किए। 75,000 अस्पृश्यों ने दिया था और 1 लाख रुपए उनके सवर्ण दोस्तों ने उनको दिए थे। वो राजे महाराजे से तो लेके आए थे पाउंड, लेकिन अपने लिए नहीं लेके आए थे, वो स्कूल खोलने के लिए लाए थे। ये सब जानना जरूरी है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, सरकार से 12 लाख रुपया कर्ज लिया कॉलेज खोलने के लिए। बहुत मिशन चल रहा है। एक स्कूल अगर खोला हो अंग्रेजी मीडियम का बढ़िया, डीपीएस के बराबर, हमारे पास तो मिडिल क्लास ही है, चंदा तो आप ही लोग देते हैं। तो अभी जेएनयू में चला ब्राह्मण भारत छोड़ो, चला, तो हम जहां पढ़ाते हैं तरह तरह के लोग रहते हैं। तो भाई जो कह रहे हो छोड़ो ब्राह्मण भारत, जैसे गिरिराज सिंह है ना, वो हमारे बिहार का ही मंत्री है, वो इलेक्शन के समय हर समय बोलेगा कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भेज देंगे। आज तक एक को भेज पाया? नहीं, पूछिए, समझिए, आज सुनने में अच्छा लगता है, अरे पाकिस्तान चले जाओ। और आप लोगों को बोलता है कि पाकिस्तान चला जाएगा ना तो मौलाना साहब का हवेली आपको देंगे और जमीन देंगे। जो आरक्षण है वही खत्म कर रहे हो आप, मौलाना साहब की हवेली पे आपकी नजर। क्या मोटो सपरेंडी है, क्या रोड मैप है? सारी ऊर्जा जो है अमूर्त काम में, हवा में हो रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई अपनी हिस्सेदारी की बात करो। एक काम करो भाई, पहले जितना बुद्धिस्ट सेंटर है, मठ है, जितना कब्जा किया हम नाम बताते हैं, लिस्ट है हमारे पास, जाके पहले उसी को खाली करवा लो, बाद में ब्राह्मण को विदेश भेजना। हिम्मत है तो एक गांव से एक आदमी को निकाल के दिखाओ। अरे एक बार इशू सेटल हो गया, डॉक्टर अंबेडकर से बड़े विद्वान हम और आप नहीं ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन राइट जो है वो डिफाइन हो गया, तो आपकी एनर्जी अमूर्त दिशा में जाना है, पूरब जा रहे हैं पश्चिम। तो जो आप चंदा दे रहे हैं तो उससे पूछिए ना कि भाई किस लिए चंदा दे रहे हो, ब्राह्मण को विदेश भेजने के लिए कि बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए? ये पूछ लो पहले। और जो इंग्लैंड अमेरिका में जो दलित लोग हैं वहां से कहेगा तू भी कटो यहां से। अब ग्लोबल वर्ल्ड में कोई मुद्दा है, कौन कहां रहेगा, बसेगा,
आपके बच्चे जाके कनाडा में बस जाते हैं। रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। छठाक भर चवन्नी भर बजट का मात्र उतना भी संसाधन नहीं है। छठाक भर कह रहा हूं इतना। भारत का जितना बजट है उसे कितना प्रतिशत आपके पास संसाधन है, जरा ये बता देना मुझे। एक भी स्कूल कॉलेज खोले जो बाबा साहब बनाए थे वो भी सब तबाह बर्बाद हो रहा है। तो भाषण में जो है, भाषण में एकदम आप बने रहिए कि हम भाषण एकदम सत्ता कब्जा हो जाना है, पार्लियामेंट के गुंबद पे कब्जा कर लेना है, करते रहो। कैसे? उसका अब नहीं मोड़े सब। एनर्जी को रचनात्मक कार्य में लगाइए। बच्चों को आप तय कीजिए कि जो आप पैसा दे रहे हैं, नहीं तो चंदा देना बंद, उनसे हिसाब पूछो कि एनुअल बजट क्या है, कितने चंदा हुआ, कहां कहां खर्च हुआ। क्यों नहीं पूछेंगे? जो पब्लिक मनी जो लेता है उसको डॉक्टर अंबेडकर 1 रुपए का हिसाब रखते थे और देते थे, बताते थे। मुझे कहां से पता लगा कि 1,75,000 रुपए की जरूरत थी? उनसे हिसाब पूछिए कहां गए फंड। स्कूल आपने एक बनाए क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम? कितने बच्चों को विदेश भेजे पढ़ने के लिए? बहुत सवाल उठा रहे हैं ना, बहुत करोड़ों करोड़ पैसा है ना, कितने बच्चे पढ़ाए? जो विरासत भीमा कोरेगांव से शुरू हुई थी, जो बहुजन नायकों ने जो विरासत आपको दी, जो आपको हक अधिकार दिया, नशा में रह के बच्चों को खाली नौकरी पर आश्रित है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो नौकरी खत्म, आपका खेल खत्म। 40 साल बाद आपको चौकीदारी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूशंस में बल देते थे, संस्था बनाने पर, क्योंकि लीडर संस्था में पैदा होते हैं, इलेक्शन में नहीं होते। बहुत लोग हमारे ऊपर भी बहुत तरह तरह के सवाल उठाते हैं। तो कल भी मैं रायपुर में कह रहा था, कितनी बार आया हूं, कभी चंदा लिया हूं। जहाज का टिकट भी बेचते हो तो 3,000 जेब से मेरे खर्च होते हैं, टैक्सी फेयर। खाने का भी नहीं बुक करते हो तो मेरे जेब से जाता है पैसा। ये नहीं कि आपके घर में नाश्ता करने गए तो 50,000 दीजिए मुझे और डिनर का 1 लाख, ये नहीं करता मैं। कमीशन पर मिशन नहीं चल सकता है। कांशीराम जी ने इकट्ठा किया तो खोला ना, कई अखबार कई भाषाओं में चला है। नोएडा में जमीन लिए मीडिया हाउस खोलने के लिए, लोगों को तैयार किया। देखते हो तो उनके पास कहां जमीन है, क्या है? कोई है महल है? डॉक्टर अंबेडकर कोई महल है? इस शौर्य दिवस पर इन सवालों की समीक्षा, इस पर सवाल उठाना और अपनी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं लोग, कह रहे बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। भाई, तो पढ़े लिखे लोगों ने जिंदा भी तो किया है। 19 बच्चे भेजे थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। तो लोग कहेंगे कि वो तो गए सोफा में धंस के सो गए। तो ठीक तो हुए, कम से कम 19 लोग का करियर तो बन गया, सो ही गया। तो इसका मतलब एफर्ट्स नहीं करेंगे आप, इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि उस सब जाके सो। अरे उसका लाइफ तो बेहतर हो गया, ये समझ के दो यार। अरे जितना आप एक्सपेरिमेंट करते हैं सब सफल हो जाता है एक ही बार में। यूपीएससी का एग्जाम देते हैं एक ही बार में, कुछ लोग होते हैं एक बार में करते नहीं तो 10-10 साल तक लोग देता रहता है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लगातार करेंगे, चावल खेत में उगाते हैं तो सब चावल एक ही तरह का होता है कि उसमें कुछ सूख भी जाता है। तो ये सब बहानेबाजी बंद कीजिए। अरे 70 साल में 5-5 बच्चा अगर पढ़ाए रहते डॉक्टर अंबेडकर की तरह मिशन मानकर, अब बड़ौदा महाराज नहीं होने वाले, और जो स्कॉलरशिप भी है वो सब भी खत्म होने वाला है। 5-5 बच्चा पढ़ाए रहते तो सारे कितना हो, सारे, मेरी गणित ठीक नहीं, 350, उसमें से 200 फ्रॉड निकल जाता, 300 निकल जाता फ्रॉड, भाग जाता। 50 ढंग के होते कि इंडियन एक्सप्रेस में जो है एडिटोरियल लिख रहे हैं, 50 भी होते तो कारवा बहुत आगे जा चुका होता। और जो हालत अभी है, सब कुछ बिक रहा है, वो नहीं बिकता। ये गंभीर बहस करने की जरूरत है इस पर। अरे एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हमारा है,
उसी से 3 बच्चा तो हम भेज चुके हैं। एक लंदन में LLM कर लिया है, PhD करने जा रहा है, हार्वर्ड बोला है कि सब जगह अप्लाई करो, 10 साल पढ़ाई करो, अभी कमाने की जरूरत नहीं। एक लड़का जर्मनी में मास्टर्स कर रहा है, एक लड़की कलकत्ता में निफ्ट कर रही है। एक इंसान 1 साल में इतना कर सकता है तो तुम लोग तो बड़े बड़े लोग हो भाई, करोड़ों करोड़ आ रहा है, हिसाब कौन देगा? कहां गए एक्सपेंडिचर? न स्कूल खोल रहे हो, ना टेलीविजन खोल रहे हो, ना कॉलेज खोल रहे हो, ना फेलोशिप दे रहे हो। अरे सरकार के छोड़ो, सरकार का जो होगा जाएगा। अभी एक लड़का, उड़ीसा का लड़का था, सरकार फेलोशिप क्लियर हो गया, लेकिन तभी नहीं दे रहा था। एक दिन मैंने वीडियो बना के भेज दी उधर, अगले हफ्ते क्लियर हो गया। अभी हमें सिपाही की जरूरत थोड़ी, हमारे पास सेनापति ही नहीं है, चल दिए युद्ध के मैदान में हुक्मरान बनने। भाई सब लोग मिल जाओ जितना शेड्यूल। हम तो कहते हैं कि जगदेव बाबू ने बहुत पहले नारा दिया था, जगदेव प्रसाद जी ने, सारे लोगों ने नारा दे दिया, मूल निवासी बहुजन तमाम बात, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कब बोले थे? 60 के दशक में। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पूरी जीवन डॉक्टर अंबेडकर फोकस में कह रहा हूं, अस्पृश्यों के उद्धार में लगाएं, क्योंकि सबसे खराब हालत में यही लोग थे। उन्होंने जिंदगी में कभी ब्राह्मण भगाओ आंदोलन नहीं चलाया, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। किसी ने पढ़ा होगा तो जरा मुझे बता दें। वो एनर्जी वेस्ट नहीं किया उसने, अपने लोगों को ट्रेंड करने में, उसको सशक्त बनाने में, इसमें लगाया एनर्जी। सारा डाइवर्ट अच्छा लगता है सुनने में ना, एकदम अंदर से लोग खुश हो जाता है कि अब तो जाने वाला है और पूरा देश में हमारा हुकूमत होगा। लो भाई 5000 और ले जाओ, भाग रहा है ब्राह्मण, पता। अच्छा कैसे भाग रहा है? पासपोर्ट बनवाए तो रेल से भेजोगे कि जहाज से भेजोगे? कैसे भेजोगे? कुछ मोडस ऑपरेंडी होगा, वहां से बात भी किए होगे कहां पे जाना है, जगह कौन सा है, ब्लूप्रिंट देना होगा कि नहीं देना होगा, कि खाली हवा में? सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मिल जाओ सब लोग, तब भी एक आध भी MP जितवा पाओगे कि नहीं जितवा पाओगे, मुझे डाउट है। हवा में राजनीति नहीं होती, राजनीति बहुत गंभीर काम है। सारे शेड्यूल कास्ट सब मिल जाओ, सब। अभी तो पहले मांग महार चमार की लड़ाई जो उस समय थी, अम्बेडकर के जमाने में ही बहुत झगड़ा था ये। डॉक्टर अम्बेडकर को एक दिन में नेता नहीं माना है सब, ये भी बताते रहा। आपस में जो खटर पटर है, जाटव गैर जाटव, ये तो वो सब चल रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है। रिसर्चर ऐसे देखता है कि वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ये अच्छा तरीका निकाले, मोदी जी पांव धोए, बोले अब वोट इधर दे दो, उधर जाटव सब खा गया, वो बर्गर था जैसे। अब बैकवर्ड में यादव खा गया, जैसे बर्गर था रिजर्वेशन, गया और मैकडोनाल्ड में से लेके खा लिया। यही कह के आरक्षण एक अवसर था जो लोगों में एक उम्मीद, एक आशा की किरण पैदा करता था कि हमारा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। मेरे पिताजी थोड़े कलेक्टर थे या कोई वाइस चांसलर थे, सिंपल छोटे से क्लर्क थे। वहां से थोड़ा पैसा आया, सबको पढ़ाए, 7 भाई बहन हम लोग थे। एक DSP है, 2 प्रोफेसर है, तो एक गैस एजेंसी चला रहा है, तो कुछ कर रहा है उसी पैसे से। और वही अवसर खत्म हो रहा है। वो आशा है, आरक्षण कोई नहीं है कि एकदम हर समय सबके लिए है। वो रिप्रेजेंटेशन का एक सवाल है। ये सरकार, ये व्यवस्था जानबूझ के आपके एकदम नाभि पे वार कर रहा है, रीढ़ तोड़ देगा। ये बहस का सवाल नहीं बन रहा है। नहीं है तो कुछ अपने अगल बगल के बहुत पैसा है तो बगल के एक बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा के उसका फीस भर दो। ये लड़ाई 1-2 दिन का नहीं, हजारों साल से चल रहा है, आगे 1000 साल चलने वाली है। तो हो सकता है कि हम रहे ना रहे, लेकिन कुछ लोग तो बना दो कम से कम, कि मरने के बाद 10 लोग रहे कि झंडा उठा के कम से कम उनको बौद्धिक चुनौती देता रहे। इसलिए हायर स्टडीज बहुत जरूरी है कि जो समृद्ध लोग हो गए हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, वो नौकरी फौकरी रिजर्वेशन का चक्कर छोड़े और जाके 10 साल 15 साल अमर्त्य सेन आपके घर में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप बनाना नहीं चाहते।
आप बनाना ही नहीं चाहते। जो समाज पूरे अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा हो, नौकर बनाने की तैयारी कर रहा हो, वो राजा कैसे बनेगा? आप उसको तैयारी करवाई ना, हुक्मरान बनने के रोड से स्कॉलरशिप है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दुनिया का पूरा शासन शास्त्र पढ़ाया समझाया जाता है। वो कुंजी पढ़ के हुक्मरान ना बन पाओगे भाई। बीजेपी किस केंद्र में सरकार है कि उनके लिए कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स रिसर्च करते हैं, पता है आपको? इनपुट देते हैं। टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके रिसर्चर ऑक्सफोर्ड में काम कर रहे होंगे, पे रोल पे होता है, पे रोल पे होता है कि आप बैठ के चुपचाप खाली। आप जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अंग्रेज के लिए सुअर का मांस हो चाहे गाय का मांस हो कोई मायने नहीं था। 1857 का विद्रोह हो गया तो इन लोगों को समझ ही में नहीं आया कि विद्रोह हुआ क्यों, कारतूस की वजह से कैसे विद्रोह हो गया, उनको समझ में नहीं आया संस्कृति। तो बाद में समझ में आया कि दोनों जो है रिलीजियस मामला है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमान हिट करता है, सुअर नहीं मानता है, दोनों रिलीजियस मामला है। टेस्ट किया, तब उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, हिस्ट्री सोसाइटी बना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई शुरू हुआ। ये टेस्ट कल्चर पहले पता करो जहां शासन करना है। जब आईएएस बनता है ना, तमिलनाडु कैडर मिलता है, तो तमिल लैंग्वेज सिखलाया जाता है कि वहां के लोगों का रहन सहन तमाम संस्कृति सीखो, ताकि समझ सको कि कौन सा संवेदनशील मसला है जिसमें विद्रोह न हो जाए। ये सब बैठ के इंटेलेक्चुअल्स करते हैं। आप नींबू पानी पीते हैं? पीते हैं कि नहीं पीते? उस पर कितना दिमाग लगाया होगा कि उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट से लिम्का और नींबूस तैयार किया। बैठ के आइडिया देता होगा ना कोई। टाटा जो है, ये रिन साबुन जो बनता है, तो रिन वाला ने थोड़ी स्लोगन लिखा होगा, जरा सा रिन। वॉशिंग पाउडर निरमा, डांस करते लड़की का फोटो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वॉशिंग पाउडर निरमा जो स्लोगन बन रहा है, वो कंपनी का मालिक थोड़ी बना रहा है। उसके लिए बैठ के लोग काम सोचते रहते हैं कि क्या कैची वर्ड होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल का ये काम तो सब पर्दे के पीछे काम करता है। हम लोग कोई चुनावी, हम ऑल दो आई एम ए पॉलिटिकल मैन, बट चुनावी राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं। हम लोग कुछ और काम है, सबको चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं। जब समय आएगा माहौल जैसे बनेगा देखा जाए, लेकिन उसके पहले माहौल बनाने की तैयारी होती है। तो हमारा समाज इंटेलेक्चुअल को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है। पूरे मिल के 2 हिस्टोरियन नहीं बनाए होंगे आज तक। प्रोफेशनल हिस्टोरियन कर रहा हूं, भाषण वाला हिस्टोरियन नहीं। क्यों? क्योंकि भाषण सुनना अच्छा लगता है, एकदम अंदर से लगता है कि क्रांति अब अभी तो आर पार हो जाएगा। तो स्पॉन्सर वहां करते हैं। आप इतने समाज मिलके एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स तैयार करके कि भाई आप रिसर्च नहीं होता है इसमें। सही कह रहा हूं? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूं, महिलाओं से पूछ रहा हूं। बच्चा सबको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाइए, भाषण तो थोड़ा कम, थोड़ा बेसिक काम करना बहुत जरूरी। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाइए। मतलब पूरा भाषण चल रहा है कि बाबा साहब ने कहा था जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है, और शेर का इतिहास लिखा जाएगा, बकरी का लिखा जाएगा, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है। और एक ऑक्सफोर्ड से एक पीएचडी नहीं करवाया होगा हिस्ट्री में आज तक। हिस्ट्री में पीएचडी नहीं कराया होगा, एक गंभीर किताब नहीं लिखा होगा। प्रोफेशनल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अब भाषण सुन लो दोस्तों। ये ओकेजन, ये अवसर चिंतन मनन का है, अपने इंट्रोस्पेक्शन का भी है, और सवाल करने की आदत डालिए। जो मैं लाइन पलटता हूं कि जो समाज सवाल नहीं करता वो गुलाम होता है, जो सवाल करेगा वही बढ़ेगा। सवाल हम लोग को प्रोफेशनल सिखाया जाता है कि हाउ टू क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सोर्सेज। एक ही स्रोत से किस तरह से 4 सवाल पूछने हैं। इतिहास तो बीत गया, अब उस समय में था थोड़े कि मैं सब कुछ देखूंगा। तो आधा गिलास पानी है ये भी सत्य है, और आधा खाली है ये भी सत्य है। तो एक ही सोर्स से कई तरह के सवाल पूछेंगे तो कई तरह के जवाब मिलेंगे। थोड़ा माथा भी काम करता है, सोचना भी पड़ता है। अब भक्ति जो है नशा है, वो सोचना बंद करवाता है।
तो हम लोग आजकल एंटीडोट लेके चल रहे हैं, थोड़ा भक्ति बुद्धि कम करो, सवाल वाल पूछने की आदत डालो। इसलिए जो सवाल नहीं पूछेगा समाज, निश्चित रूप से वो गुलाम होता है। और आधुनिक गुलामी थोड़ा डिफरेंट तरह की। अब इसमें कमर में झाड़ू नहीं बांधने वाला है, फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट होगा, रेवन गॉगल्स होगा, कपड़े होंगे, लेकिन जीवन गिरवी बैंक में होगा। कुछ नहीं बोलना, कहीं सस्पेंड हो गए तो जीवन गिरवी वहां पर होगा। तो इसलिए नए सवाल ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये तैयार कीजिए। और हमारी दिक्कत ये है ना कि हमारा समाज समझता है कि इंटेलेक्चुअल का काम करना जो है ये फालतू का काम है। जरा बाबू एक लेख लिख के दिखा देना जरा अच्छे से। राज सत्ता से, शासन से नहीं चलता है, राज पुरोहित पीछे बैठा रहता है। ये पॉलिटिकल डोमेन है और पॉलिटिकल डोमेन को सैंक्टिटी जो है उसको वैधता धर्म सत्ता प्रदान करता है। तो जरा ये सब चक्षु खोलिए कि इंटेलेक्चुअल लोग फालतू के नहीं होते। सरकारें डरती हैं, इसीलिए इतने से भीमा कोरेगांव के बाद बहुत सारे लोग को जेल में डाला है कि नहीं डाला? क्यों? कलम और सोच पे वो तालेबंदी की तैयारी है। लेकिन जेल फैल जाने से डरने का नहीं, जो डरता है, जो डरा हुआ समाज भी मरा हुआ होता है। शुक्रिया, जय भीम।